नहीं कोई पवनवा है पवनवा, नहीं चंड पवनवा भी पवनवा, मावेली टीले के पवनवा रे आ समंदरवा रे आ झटका के अम्वा रे गिरा देख, एक झोंका आया, कलमी आम की गगनचुंबी डालों में आम के गुच्छे झूल उठे, उनकी उमंग बढ़ गई, वे एक साथ गा उठे, पवनवा रे आ समंदरवा रे। हवा और तेज चलने लगी, पत्तियों से भेड़ सटकर जाने कोई चीज नीचे गिरी, गीत यकायक रुक गया, आम के तले क्षण भर के लिए कोलाहल मच गया। नीचे गिरी चीज एक छोटी लड़की ने उठा ली, और एक भारी ठहाका, वह होतलम का फल था, एक विषैला फल। लड़की खिसिया गई, उसने उसे दूर फेंक दिया। सिर मटकाकर हंसता हुआ एक छोकरा प्रकट हुआ, सब ठठाकर हंस पड़े, बेचारी लड़की रो उठी। उस शरारती लड़के का नाम था बालकृष्ण। उसने थोड़ी दूर खड़े अमरूद के एक पेड़ पर चढ़कर उसकी डाल से लटकाए गए नारियल पत्ते के थैले से एक आम लेकर उस लड़की के आगे फेंक दिया। एक क्षण वह हिचकती खड़ी रही, फिर जैसे ही वह झुकी, तब तक एक दूसरे ही लड़के ने उस आम को उठा लिया, और फिर एक जोरदार ठहाका। गौरी और नारायण कंकड़ पत्थर चुनकर जूस ताक खेल रहे थे, नानी और गोविंद रसोई का खेल रच रहे थे, नीलकंठ और राम गुठली दादा की अंत्येष्टि का खेल कर रहे थे। सूखी डालियों की बनी पालकी में आम की एक गुठली रखकर आम के पेड़ की परिक्रमा करते हुए वे गा रहे थे, गुठली दादा मरी गयो रे हाय, हाय हो गयो रे सोरही का स्नान। सोरही इक्वल्स मृत्यु के 16वें दिन किया जाने वाला कर्म। सोरही पूरने को आम दे, एक आम दे। ऊपर एक कौवा कांव कांव कर गया, बच्चों का खेल रुक गया। अमरूद पर बैठे लड़के धरती पर कूद पड़े। वह बच्चू कौवा है, नहीं माँ कौवा है, चुप रह, कौवा उड़ जाएगा। सब ऊपर की ओर देखते खड़े रहे। खिसी आई सी वह लड़की कुछ दूर हटकर खड़ी हुई थी, उसका नाम था पाप्पी। उसके चेहरे की रुखाई अब भी दूर नहीं हुई थी। एक आम गिरा, वह बालों को मिला, आम की ढेपी नोच उसे ऊपर फेंकता हुआ वह गा उठा, ये ढेंपी लेकर बदल ढेंपी आम वन। एक वह आम जो ऊपर फेंकी गई ढेपी के बदले मिलता है। बच्चों का विश्वास है कि टेम्पी ऊपर फेंकने पर अगला आम जल्दी मिल जाएगा। पाप्पी को दे दे। कोट साधारणतया बच्चे मुझे दे दे कहते हैं। उसे बदलकर बालों ने अपनी शरारत का प्रायश्चित किया। बदल ढेंपी आम पाप्पी को मिल भी गया। सांझ धुंधला आने पर बच्चे आम के पेड़ तले से चले गए। बालों और पाप्पी भी एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले घर चल दिए। बालों के दूसरे हाथ का थैला आमों से भरा हुआ था, लेकिन पाप्पी को उस दिन कोई और आम नहीं मिला था। बालों और पाप्पी पड़ोसी थे। बालों के घर के ठीक पिछवाड़े में था पाप्पी का घर। अगली विजयादशमी से दोनों लिखने पढ़ने जाने लगे। दोनों साथ साथ किटाशान 2 की कुटी पल्ली 3 जाते और साथ साथ घर लौटते। लिखने के ताड़पत्र पर मलने के लिए वे एक दूसरे को भांगरया देते। बालू मंदिर के तालाब पर जाता और कमल तोड़कर पाप्पी को दिया करता। 2 गुरु 3 वह पाठशाला जहां बच्चे धूल में लिखकर वर्णमाला सीख लेते हैं। पाप्पी पढ़ने में होशियार नहीं थी, उसकी अक्सर पिटाई होती रहती। वह कुछ नहीं जानती, नहीं कुछ समझ पाती, मगर एक बात में वह बालों को हरा देती। उस पार खड़ी तुंचानी वन नारियल के पत्ते का अग्रभाग। इस पार खड़ी तुंचानी टकरा लेती तुंचानी बोल बालो बोल। बालो वह पहेली बुझा नहीं पाता। वह कहता नारियल नहीं नहीं। एक कदम 2 वह जीतकर तालियां बजा बजा हंसने लगती। तो तू ही बता दे। 2 पहेली न बुझा पाने पर होने वाला जुर्माना। पल के अब हो गए कुल 4 कदम। वे परस्पर मारते पीटते। बालो पाप्पी को छीलता खरोंचता। पाप्पी रोती हुई अंगूठा दिखाती। अब मैं तुझसे नहीं बोलूंगी। पाप्पी कुलीन परिवार की थी। वह कहती तुम्हारे यहाँ हम नहीं खाते। बालो भी एक बात पर गर्व कर सकता था, मैं अंग्रेजी सीखूंगा। 6 महीने की पढ़ाई के बाद पाप्पी की पढ़ाई बंद हो गई। उसके मामा ने बताया वह अब नहीं पढ़ेगी, औरत जात ज्यादा पढ़ेगी तो जवाब तलबी करने लग जाएगी। बालो अगले महीने एक प्राइमरी स्कूल में भर्ती हो गया। स्लेट और किताबें लिए, छोटी धोती बांधे वह स्कूल जाया करता। पाप्पी देखती खड़ी रहती। एक दिन उसने पूछा बालो मास्टर पीटता भी है? न पढ़ता तो पीटते। आम फलने पर पाप्पी बालों के लिए आम चुन चुन कर रख लेती और शाम को जब वह आता था उसे दे देती। पाप्पी को घर में जाने कितने काम करने पड़ते थे। चूल्हा जलाना, गोबर हटाकर गोट साफ करना, बर्तन मलना और भी जाने क्या क्या। उसे खेलने कूदने को वक्त ही नहीं मिलता था। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद बालों का 4 मील दूर के एक अंग्रेजी स्कूल में दाखिला हो गया।
उसे कुर्ता धोती पहने अपने बाप के साथ अम्पलपुषा को जाते। पापी पत्थर की बुत सी खड़ी देखती रहती। बालो, तू अब कब आएगा? उसने पूछा। शुक्रवार को आऊंगा। पापी बिसुर गई। वह अम्पलपुषा में रहने जा रहा है। उस छोटी सी लड़की का दिल बैठ गया। अगले शुक्रवार की शाम बालो लौट आया। पापी ने उसे झोली भर आम दिए। उस साल दक्षिण पछाही बरसात भीषण थी। भारी वर्षा हुई, बड़ी बाढ़ आई। 1.5 महीने तक बालो नहीं आया। हर शुक्रवार पापी बालो का इंतजार करती रही, मगर वह नहीं आया। पानी उतर जाने पर बालो घर लौटा। उसके साथ एक दूसरा लड़का भी था। शनिवार को भी बालो की पापी से भेंट नहीं हुई। पापी को तो उसके घर जाने का मौका ही नहीं मिला। इतवार को वह बालो के यहाँ गई। बालो और उसका साथी अंग्रेजी पढ़ रहे थे। मिडिल स्कूल की 4 साल की पढ़ाई पूरी कर बालो हाई स्कूल में भर्ती हो गया। अगले ओणम की छुट्टियों में वह घर आया। पापी ने देखा कुली से एक बक्स उठवाए कोई बनाठना युवक पूर्वी घर की ओर जा रहा है। चुटकी भर जीरा उधार मांगने के बहाने वह वहां जा पहुंची। वह बालो था। क्षण भर के लिए पापी उसे पहचान न पाई। बालो ने चोटी कटवाकर बाल बनवा लिए थे। चेहरे पर 2-3 मुहासे उगाए थे। आवाज बदल गई थी। पैरों में जूते थे और हाथ में छाता। बक्स में तरह तरह का सामान। बालो की मुस्कान भी खास किस्म की थी। माँ, भूख लगी है, कहता हुआ बालो रसोई में पहुंचा। पापी वहां खड़ी थी। वह घुटनों तक लटकने वाली छोटी धोती पहने थी। क्या हाल है, पापी? बालो ने पूछा। वह चुप रही। छुट्टियां बीत गई। बालो के अम्पलपुषा लौट जाने का वक्त हो गया। बक्स उठवाए वह रवाना हुआ। कलमी आम तले से जाते उसे लगा कि कोई पुकार रहा है। वह रुक गया। गंधर्व मंदिर के सामने पापी खड़ी थी। उसने पूछा, बालो, तुम जा रहे हो? हाँ। वह बढ़ता चला गया। बालों के भीतर कोई कोमल भाव फुदक उठा। जाने क्या था, उस पुकार में अवर्णनीय कुछ निहित था, अनाहत जैसा। अगली गर्मी की छुट्टियों में बालो फिर घर आया। 2-3 दिन ही वह घर पर रहा, फिर वह बहन से मिलने के लिए उत्तरी परावूर चला गया। बालो हाई स्कूल की अंतिम से पहले की कक्षा में पढ़ रहा था। इस बार जब वह गर्मी की छुट्टियों में घर आया, वह 17 साल का हो गया था। उस साल आम की जितनी अधिक पैदावार हुई, उतनी हाल में कभी नहीं हुई थी। शहर से लौटा बालो बनियान पहने शाम को बड़े कलमी आम के तले टहलने जाने लगा। वहां वो पुराना गीत बच्चे आज भी गा रहे थे। पवनवा रे आ, समंदरवा रे आ। गुठली दादा के नए उत्तराधिकारी हो गए थे। उन बच्चों के साथ आज भी आम गिरने पर पापी होड़ लगाती। आम के तले से कुछ दूर बालो वह सुखद दृश्य देखता खड़ा रहता। पापी आज भी एक बच्ची है। आम मिलता तो वह ढेपी नोचकर ऊपर को फेंक कर गाने लगती। ले ले ये टेम्पी तू, दे दे बदल धेम्पी मुझको। एक दिन सांझ को बालो कलमी आम के तले टहल रहा था। सभी बच्चे जा चुके थे। तभी एक झोंका आया। जाने कहां से पापी भी वहां प्रकट हो गई। तभी एक आम गिरा। वह उसने उठा लिया। पापी, वह आम मुझे दोगी? देखूं तो। पापी ने आम दे दिया। पापी को बहुत सारे आम मिल जाते होंगे। मैं वह सब पूर्वी घर में दे आती हूँ। हाँ, आज मैंने आम की खिचड़ी खाई। वह पापी के आम से बनी थी। जिस दिन तुम आए उस दिन मैंने 150 दिए थे। माँ ने बताया था कि बालो 10 तारीख को आएगा। पापी बालो को देखती खड़ी रही। ये छुट्टियां भी बीत गई। हाई स्कूल की अंतिम कक्षा का छात्र था बालो। वह छात्रवृत्ति पाने के इरादे से पढ़ रहा था। इस बार ओणम और बड़े दिन की छुट्टियों में वह घर नहीं आया। मैट्रिक का इम्तिहान देने के बाद ही वह घर आ सका। कलमी आम के तले सांझ को वे पहले जैसे फिर मिले। पापी ने नहाकर अपने बाल खोल जूड़ी बांध रखी थी। वह सफेद चित्तीदार धोती पहने थी। बालो ने उसे एक बार गौर से देखा। पापी उस दिन पहली बार बालो के सामने जरा चौंक सी गई। हवा चल रही थी, मानो गंधर्व मंदिर की सांस हो। सरपवनी में मरमर फूटा। पापी का सिर झुक चला। नारी के चेहरे को आकर्षक बनाने वाली लज्जा की एक झलक, एक भासमान मुस्कान उसके चेहरे पर खिल उठी। बालो 2 कदम आगे बढ़ गया। पापी की बाहें छाती पर गुणन का चिन्ह बनाए हुए थीं। 18 साल की हो गई थी वह। बालो ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर थोड़ा दबा दिया। पापी ने सिर उठाया। आंखें 4 हो गईं। दूसरे क्षण बालो की पकड़ ढीली हो गई। पापी भाग गई। अगले दिन से वह आम के तले नहीं आई। उसने मां पर जोर डाला कि उसे एक रोका वन सिला दे। बालो को देखते ही पापी भाग खड़ी होती। एक स्त्रियों का एक छोटा पहनावा जो छाती पर पहना जाता है। बालो मैट्रिक पास हो गया। वह तिरुवनंतपुरम पहुंचकर इंटर में भर्ती हो गया।
उसकी दुनिया और भी बड़ी हो गई। सुसभ्य मित्रों और नागर नारियों से रमणीय बने उस जीवन में अतीत की स्मृतियां दफना दी गई। उस साल गर्मी की छुट्टियों में उसने मद्रास के कुछ मित्रों के साथ सारे दक्षिण की सैर की। अगले ओणम को जब वह घर आया तो 4-5 मित्र भी उसके साथ थे। खुले खेत में टहलने के लिए बालो जब मित्रों को साथ लेकर निकला तो उसने देखा कि चित्तीदार रौका पहने पाप्पी कलमी आम के तले खड़ी है। 4 साल बाद बालो B.A. की परीक्षा पास हो गया। तिरुवनंतपुरम के एक अवकाश प्राप्त उच्च पदाधिकारी की बेटी से उसकी शादी हो गई। लौटे बरातियों ने बहू के सौंदर्य की खूब प्रशंसा की। एक दिन बालो पत्नी के साथ घर आया। पत्नी को घर पर छोड़कर वह विलायत जाने वाला था। वह नागरिक स्त्री शाम को कलमी आम के तले हवा खाने आती। कुमकुम की आभा वाले पश्चिमी आसमान के भी पार के देश में गए हुए थे उसके पति। जाते वक्त उन्होंने तरह तरह की कस्में खाई थी, फिर भी उसका अंतर्मन हमेशा बेचैन रहता था। मेमों की मुस्कान बड़ी ही आकर्षक होती है और वही उनको लाडली बनाती है, ऐसा वे कहा करते थे। लंदन के आनंदमय जीवन के बीच तिरुवनंतपुरम की एक नासमझ औरत के सामने खाई गई कस्में क्या बिसर जाएंगी। पढ़ी लिखी नहीं, रसीली नहीं, पति को एक बार भी आकर्षित नहीं कर सकी। उसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। वे ही सबके आश्रय हैं, वे उसका मामूलीपन दूर करें। उसकी भेजी सारी चिट्ठियां आंसुओं से लिखी हुई है, कस्में भूल न जाए, वह लिखती। मेरी आशंकाओं पर कुड़िए मत। मैं एक नासमझ औरत हूँ। आपको उपदेश देने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं हमेशा आपकी तरक्की की मनौतियाँ करती रहती हूँ और वह प्रियतम का लाड़ प्यार याद करती। उनकी वे भौहें, उनका वह रूप उसके अंतर्मन में झलक जाता। वे उसके निजी हैं, पूरे के पूरे। वह विचारों में डूबी खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। थोड़ी दूर पाप्पी उसे कुतूहल भरी आंखों से देखती खड़ी थी। उसके गहने, धरती को छूने वाली धोती सब वह ध्यान से देख रही थी। वह एक देवी है, पाप्पी को लगा। पाप्पी ने धीरे से उसके पास जाकर पूछा, रो क्यों रही है? तिरुवनंतपुरम वाली ने पाप्पी पर एक बार उपेक्षा भरी निगाह डाली। बस 4 साल बीत गए। बालो लौट आया। उसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय में जज के पद पर हुई। वह गांव गरिमा में हो उठा। उसे एक महान जज की जन्मभूमि बनने का सौभाग्य मिला। अम्पलपुशा से तिरुवल्ला जाने वाली सड़क वहां से होकर जाती है। आज वहां एक अंग्रेजी मिडिल स्कूल है और है कयवन के 2 कारखाने। एक नारियल की रस्सी, कलमी आम के तले आज भी बच्चे इकट्ठे होते और गाया करते हैं। पवनवा रेया, समंदरवा रेया, ना मालूम इसका महाकवि कौन है। दादे दादियां बीच में कभी घटनाओं से भरी जवानी में वे पंक्तियां भूल गए थे। वे भी आज उन पंक्तियों को याद करते हैं, मगर वे भी नहीं बता पाते कि उन पंक्तियों का कवि कौन है। गंधर्व मंदिर ढहकर मलबा बन गया है। कलमी आम के फल हरे के फल के बराबर छोटे हो गए हैं। बच्चे एक ही वक्त एक साथ 2 आम मुंह में डाल लेते हैं। उस दिन शाम को वहां की सड़क पर एक कार आकर रुकी। कार से लगभग 50 साल की उम्र के एक सज्जन उतरे। उनके बाल पूरे पक चुके थे। वह बालो था। जज महोदय के पीछे गांव के लोग आदरपूर्वक हो लिए। उनसे कुशल क्षेम पूछते हुए वह आम के पेड़ की ओर चल रहे थे। उस पुराने कलमी आम के पेड़ ने एक फल देकर उनका स्वागत किया। उनके ठीक सामने गिरा था एक आम। उसे उठाने के लिए कुछ बच्चे उस पर झपटने ही वाले थे, मगर तब तक जज महोदय ने उसे उठा लिया था। आम हाथ में लिए उन्होंने ऊपर देखा। हवा के झोंके में आम के गुच्छे झूल रहे थे। बालो, यंत्रों के भूपुओं की आवाजों से मुखरित लंदन, प्रेममयी पत्नी की मीठी हंसी से उल्लसित घर, गरिमा में न्यायपीठ घटनाओं से भरे जीवन के बीच से आनंदपूर्ण बचपन का संदेश जज के कानों में लहरा उठा। उन्होंने मुड़कर देखा। झुर्रियों से भरे चमड़े में लिपटे कंकाल सी एक आकृति उनको देख मन जुड़ाकर हंस रही थी। पोपले मुंह में एक भी दांत नहीं। जज ने ध्यान से देखा। बच्चे गा रहे थे, नहीं कोई पवनवा है पवनवा, नहीं चंड पवनवा भी पवनवा, मावेली टीले के पवनवा रे आ समंदरवा रे आ झटका के अम्बा रे गिरा देख।